नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है EWS रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, ये टॉपिक डिस्कशन में क्यों है? क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 103वें संवैधानिक संशोधन की जो वैधता है उसको बरकरार रखा है और उसको सही माना है। और ये संवैधानिक संशोधन किसके रिगार्डिंग है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब एंड कॉलेजेस में जो भी अपर कास्ट है उनसे उनके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था यह करता है। जैसा हम सबको पता है कि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो वहाँ 5 जजेस की बेंच बैठी और उस 5 जज की बेंच में से 3 जजेस ने जो अपना फैसला दिया है उसको बहुमत का फैसला, और बाकी 2 जजेस हैं उनका जो नज़रिया है उसको अल्पमत का नज़रिया कहा जा रहा है। तो बहुमत का नज़रिए को डिस्कशन कर लेते हैं कि बहुमत के नज़रिए में उन्होंने क्या कहा है कि ये जो 103वां संविधान संशोधन है ये संविधान की आधारभूत संरचना को भंग नहीं करने वाला है। ये जो EWS कोटा है वो समानता और संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं करता है, और जो मौजूदा आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके संविधान के उससे रिलेटेड प्रावधानों का भी उल्लंघन ये नहीं करता है। और ये आरक्षण पिछले वर्गों को शामिल करने के लिए जो राज्य द्वारा जो पॉजिटिव अप्रोच है उसी का एक माध्यम है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर राज्य कोई नियम बनाता है तो उससे संविधान का आधारभूत जो संरचना है वह प्रभावित नहीं होती है, वह इफेक्ट नहीं होती। दोस्तों, आगे बहुमत के नज़रिए में यह भी सामने आता है कि जो आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का के लिए नहीं है, बल्कि वंचित वर्गों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मंडल कमीशन द्वारा जो निर्धारित है 50% की अधिकतम सीमा, तो उसके आधार पर भी EWS का आरक्षण बेसिक स्ट्रक्चर का खंडन नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। जो इंदिरा साहनी का केस था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो फैसला दिया वो लचीला था, और इसके साथ ही ये SC ST OBC SC BC के लिए ही लागू था, जनरल के लिए ये नहीं था उस समय। क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो पहले से ही प्रोविजंस हैं संविधान के आर्टिकल 15 का 4, 15 का 5 और 16 का 4। तो अब हम अल्पमत का नज़रिया भी देख लेते हैं। अल्पमत का नज़रिया ये कह रहा है कि जो आरक्षण था वो वास्तव में सभी को एक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक पावरफुल एक टूल था, एक तंत्र के रूप में, एक सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया था। और अगर SC ST OBC को यह मानकर इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए कि ऐसे लाभ उनको पहले से ही प्राप्त हैं, तो ये उनके खिलाफ एक अन्याय होगा। EWS कोटे में एक समान अवसर देना एक रिवैल्यूएशन सिस्टम तो हो सकता है, और साथ में SC ST OBC का एक्सक्लूजन जिस इक्वलिटी कोड का जो उल्लंघन करता है तथा बेसिक स्ट्रक्चर का भी उल्लंघन करता है। तो 50% की जो, तो ये हो सकता है भविष्य में कि 50% की अधिकतम सीमा के उल्लंघन की अनुमति देना भविष्य में भी उल्लंघन का एक कारण बन सकता है, जो फाइनली जो कंपार्टमेंटलाइजेशन को बढ़ावा देगा। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है क्या। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 15 और 16 में बदलाव करके आर्थिक रूप से दुर्बल उन वर्गों को ऐसे शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य से सहायता प्राप्त करती है या नहीं करती है उनमें कुल स्थानों के अधिकतम 10% के जो स्थान हैं उनको रिजर्व किया गया। वास्तव में देखा जाए तो EWS कोटा उन गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया जो सामान्यतः SC ST और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि 50% आरक्षण द्वारा जो कवर कर लिए गए थे, उनके अलावा जो वंचित रह गए उन गरीबों के लिए है। अब हम इसके महत्व को देख लेते हैं कि सबसे पहला महत्व तो यही है कि यह असमानता को संबोधित करता है। असमानता को ऐसे कि जो भारत में अब तक शैक्षिक और आय समानता के रूप से, मतलब जिनकी फाइनेंशियली इनकेपेबल थे लोग, जो कि उनको उच्च शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर कर देता था, उस मुद्दे को ये प्रमुख रूप से संबोधित करता। पिछड़े वर्गों के अलावा भी ऐसे कई अन्य वर्ग हैं जो भूख और गरीबी की विशेष विपरीत परिस्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं।
तो उन जातियों को भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो ये प्रस्तावित आरक्षण है, इससे उन जातियों के गरीबों को भी संवैधानिक मान्यता मिलेगी। इसी के साथ ही ये धीरे धीरे आरक्षण से जुड़ा हुआ जो कलंक है कि आरक्षण का जो ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है, तो उच्च जाति के लोग इन लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं, इस कलंक को भी ये मिटा देगा। इसमें मेन कंसर्न ये आता है कि जैसे EWS कोटे में सरकार ने उद्देश्य और कारण तो स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं। उन्होंने ये तो बताया है कि नागरिकों के आधारित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको जो अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी वित्तीय अक्षमताओं के कारण उनको बाहर रख दिया जाता था। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्या कहें कि हम तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो अभी उसका कोई डाटा ही तैयार नहीं किया सरकार के पास। इससे अपनी बात को प्रूव करने का कोई डाटा ही नहीं है। इसी के साथ ये मानदंड मनमाने से लगते हैं, क्योंकि इसकी आरक्षण हेतु पात्रता के लिए सरकार ने कोई अपने मानदंडों को, अपने बेंचमार्कों को विशेष रूप से स्पष्ट किया ही नहीं है। ये किसी डेटा या किसी अध्ययन पर आधारित नहीं है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये सवाल किया सरकार से कि जैसे आपने अपनी मौद्रिक सीमा जब तय की है तो वो हर राज्य के लिए तो अलग अलग होगी, क्योंकि जैसे गोवा में जाएं अपन तो 4 लाख प्रति व्यक्ति आय के साथ है और वो सबसे अधिक है। और वहीं अगर हम बिहार में जाएं तो ये 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, जो कि स्पष्ट रूप से बहुत अधिक अंतर है। आगे फिर सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यही है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी लाभ के लिए आरक्षण का दायरा जो लगातार ये बढ़ाए जा रहे हैं, इसको रोकना होगा। और समय के साथ ये भी महसूस किया जा रहा है कि जो ये आरक्षण है वो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का एक रामबाण इलाज तो है ही नहीं। चूँकि हम विभिन्न मानदंडों के आधार पर आरक्षण देते हैं, तो ऐसा करने की बजाय सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता और अन्य जो प्रभावी सामाजिक उत्थान के जो अन्य उपाय हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। इससे कि उद्यमिता की भावना पैदा होगी और उससे नौकरी तलाशने के बजाय जो लोग नौकरी देने वाले बनेंगे।